बाहर गेट खुलने की आवाज़ से बरामदे में बैठकर पेपर पढ़ रहे रामदेव ने नज़रें उठाकर देखा। उसी समय उनके लिए चाय बनाकर कप के साथ रसोई से बैठक में कदम रखते हुए बिंदु ने भी सर उठाकर देखा। दोनों की नज़रें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। 2 दिन पहले की ही बात है। अभिराम ने पिता से कहा था कि उसके साथ एमएससी पढ़कर उसी के कॉलेज में काम करने वाली चंदा के साथ वह शादी करना चाहता है। रामदेव ने कहा, बहुत अच्छी बात है, उन्हें आकर हमसे बात करने के लिए कहो। उस लड़की के पिता क्या कर रहे हैं और उनके परिवार के बारे में बता दो। हमें कोई आपत्ति नहीं है। वे किस कुल के हैं, उनका गोत्र क्या है, वे हमारे दर्जे के हैं या नहीं, बस यह भी तो देखना है ना। अभिराम ने डरते हुए बताया कि चंदा के पिता हरिजन हैं और उनकी यह तीसरी संतान है। अब आगे कुछ कहता इसके पहले ही रामदेव ने कहा, यह शादी नहीं होगी, और वे उठकर वहां से चले गए। माँ ने अभी को समझाने की कोशिश की कि हमारे ब्राह्मण कुल में ही बहुत सुंदर लड़कियां हैं, तेरे लिए तो रिश्तों की लाइन लगी है। कल ही तेरे मामा ने भी एक रिश्ते के बारे में फ़ोन पर बताया है। लड़की पढ़ी लिखी, बैंक में नौकरी करती है, अपने माता पिता की अकेली संतान है। मैं और तुम्हारे पापा कल उस रिश्ते को हाँ कहकर आने वाले थे। तू इस तरह दूसरे कुल की लड़की से विवाह कर हमारा नाक कटाएगा क्या? लोग क्या कहेंगे? हम उन सबको अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? कहकर रोने लगी। रामदेव ने पुकारा, बिंदु, उससे क्या बातचीत कर रही है? कल हम जा रहे हैं, रिश्ता पक्का कर रहे हैं, समझी? उसको भी समझा दो, यह कल की बात थी। अब अभिराम उस लड़की चंदा को ब्याह कर लाया है। जैसे ही अभिराम चंदा का हाथ पकड़कर आगे आया, रामदेव ने कहा, तुझे मैं अपने घर से अलग कर रहा हूँ। मेरे अब एक ही बेटा है और एक ही बेटी है। चला जा मेरी आंखों के सामने से, कहकर अंदर चले गए। जाते जाते बिंदु का हाथ पकड़कर उसे भी अंदर ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। अभिराम वहाँ से चंदा को लेकर चला गया। दोनों नौकरी करते थे तो इसीलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। अभिराम और चंदा ने अपना तबादला दूसरे जगह करा लिया। जाने के पहले एक बार माता पिता से मिलने के लिए गया, पर भाई ने, जो उससे 3 साल छोटा था, धुतकारते हुए कहा, जिसे माता पिता की इज्जत का ख्याल नहीं है, उसे इस घर में कदम रखने की इजाज़त नहीं है। मुझे लगा जयराम कितना बड़ा हो गया है। मैंने कहा, मैं यहाँ रहने नहीं आया, सिर्फ यह बताने आया हूँ कि इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है, मैं माँ पिताजी को बता दूंगा। आपके दिए हुए गांव से वे अभी अभी संभल रहे हैं, उनसे मिलकर उनका दर्द मत बढ़ाइए। बाय कहकर उसने दरवाज़ा मुंह पर ही बंद कर दिया। मैं अपना सा मुंह लेकर वापस आ गया। वैसे मुझे माँ को ही एक बार देखना था। मैं और चंदा दूसरे शहर में अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। चंदा के घर से कोई खबर नहीं, न ही मेरे घर से कोई खबर थी। 1 साल बाद हमारे घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। बेटा धीरे धीरे 1 साल का हो गया और चलने लगा। रविवार के दिन चंदा और अभिराम घूमने निकले। बच्चे का हाथ पकड़कर वे टहल रहे थे। पीछे से किसी ने पुकारा, अभी। जानी पहचानी आवाज़ थी। अभिराम ने पीछे मुड़कर देखा, उसके चाचा का लड़का था। आते ही वह अभिराम के गले लग गया। दोनों सालों बाद मिल रहे थे, क्योंकि अभी के पिता ने खुद तो अभी को अपने घर से अलग किया ही था, साथ ही उनके रिश्तेदारों ने भी अभी को अलग कर दिया था। इसीलिए इन सबसे मिले उसे काफ़ी साल हो गए थे। बातचीत के दौरान उसने बताया कि अभिराम के पिता की तबीयत खराब हो गई है, कभी मिलकर आ जाओ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर अभिराम को बुरा लगा कि भाई ने कम से कम खबर तो दे दी होती। उसकी इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी कि माता पिता के हालचाल के बारे में भी न बता सके। दूसरे ही दिन उसने छुट्टी ली और अकेले ही पिता के घर पहुंचा, पर उसके पहुंचने से 1 घंटे पहले ही वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। भाई ने और बहन भी आई हुई थी, पर किसी ने भी हालचाल नहीं पूछा और उसे घर के अंदर भी नहीं आने दिया। पूरे कार्यक्रम के बाद अभिराम को खाना भी पिछवाड़े में ही खिलाया। माँ ने देखा और सिर्फ आंसू बहाते रही। रात को सोने के लिए अपने दोस्त पंकज के घर गया। बातों बातों में उसने कहा, मुझे एक बात तुझे बतानी है। मैंने आँख उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पिताजी ने एक हरिजन लड़की से तूने शादी की तो तुझे घर और अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया था, परंतु
उनका उसी हरिजन बस्ती की एक औरत के साथ नाजायज रिश्ता है। उस औरत के 2 बच्चे भी हैं। पूरे गांव को यह बात मालूम थी, पर उनकी कड़वी जबान से लोग डरते थे। तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसे देखकर सहन न कर सकने के कारण मैंने यह बात तुम्हें बताई है। तुम्हारी माँ और भाई सबको यह बात मालूम है, लेकिन किसी ने भी तुम्हारी तरफदारी नहीं की है। इसी बात का मुझे बुरा लगा और मैंने तुम्हें सब बता दिया। अभिराम ने कहा, कल मुझे उनके घर ले चल। पंकज ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन सुबह उठकर अभिराम तैयार हो गया। पंकज ने घर का पता दे दिया। अभी वहां पहुंचा। वे उदास बैठी थी। अभी को देख उठकर खड़ी हो गई और कहा, मेरा नाम कामिनी है। आपके पिता ने मुझसे शादी नहीं की, पर वे मेरे पति जैसे ही हैं। उन्हें समाज का डर था, इसलिए तुम्हारी माँ को ब्याह कर लाए और मुझसे बिना शादी के ही संबंध रखते थे। उन्होंने पूरी तरह से मेरा ख्याल रखा, मेरे बच्चों की पढ़ाई और जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभाया। किसी भी कभी भी बात की कमी नहीं होने दी। तुम्हारे साथ ही उन्होंने अन्याय किया है। मैं भी तुम्हारे माँ के समान उनसे डरती थी। जबान के कटु थे, पर दिल के बहुत अच्छे थे। इतने सालों में कभी भी मैं उन्हें बिना देखे नहीं रही। आगे मालूम नहीं मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। अभिराम ने कहा, चाहे तो आप उनसे जायदाद में हिस्सा मांग सकती है। कामिनी ने कहा, नहीं बेटा, मेरे दोनों बच्चे अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। बड़ा बेटे रेलवे में है, दूसरा बैंक में। उन्होंने मुझे वहां आने के लिए कहा है। 10 दिन होते ही चली जाऊंगी। अभिराम वहां से घर आया। भाई अपना रौद्र रूप लिए खड़ा था। तुम कामिनी को भड़काने के लिए उसके घर गए थे? अभी ने कहा, देख जय, उनके बच्चों के पास वे जा रही हैं। तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं। तुमसे जायदाद में वे हिस्सा मांगने कोई नहीं आएगा। कहते हुए पलटकर गेट की तरफ बढ़ा। पीछे से भाई की बेटी गौरी ने आवाज दी, बड़े पिताजी, ये चिट्ठी आपको दादी ने देने के लिए कहा है। और चिट्ठी हाथ में रखकर भाग गई। अभिराम घर आकर चिट्ठी खोलकर पढ़ता है। माँ ने लिखा है, अभी ढेर सारा प्यार। मेरी जब शादी हुई थी तभी मुझे तुम्हारे पिता के नाजायज संबंध के बारे में मालूम था, पर मैंने सब सहते हुए इतने साल गुजार दिए। तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा था उसे भी मैंने दिल पर पत्थर रखकर सहन कर लिया। मेरे माता पिता बहुत ही गरीब थे, इसलिए मुझे यह सब कुछ चुपचाप सहना पड़ा। अभी तुम्हारे भाई बहन भी स्वार्थी है। जब तुम्हारे पिता बीमार थे, दोनों ने तुम्हारे खिलाफ उनके कान भरकर सारी जायदाद अपने नाम करा ली है। मेरे पास मेरे गहने हैं। अभी मैं वो तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरे बाद जब भी तुम यहाँ आओगे, ये चिट्ठी उन्हें दिखाना। बहुत सारा प्यार। अभी दुनिया में लोग ऐसे ही होते हैं बेटा, उनके लिए एक नियम, दूसरों के लिए एक नियम। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि माँ होकर भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम्हारे परिवार के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे पोते को इस दादी की तरफ से बहुत प्यार। बहू को और तुझको मेरा प्यार और आशीर्वाद। मुझे माफ़ कर देना बेटा, तुम्हारे लिए कुछ न कर सकने वाली माँ। अभी ने पत्र पढ़ा और चंदा को माँ की चिट्ठी पढ़ने को देता है और उनकी मजबूरी बताते हुए रोता है। दूसरे ही दिन माँ के गुजरने की खबर मिलती है। पिछली बार के समान ही इस बार भी उसे घर के बाहर ही बिठाया जाता है। 10 दिन बाद अभिराम वापस आ जाता है। फिर कभी उस तरफ उसने जाने की सोची भी नहीं। साल महीने गुजर गए। अभी का बेटा आईआईटी में इंजीनियरिंग करके एमएस करने अमेरिका चला जाता है। एक दिन जयराम का फ़ोन आता है, भाई आप और भाभी जल्दी से घर आ जाइए, काम है। अभिराम के समझ में कुछ नहीं आया। चंदा को भाभी बुला रहा था। आश्चर्य की बात थी। चंदा के कहने पर वे दोनों गांव पहुंचे और हमेशा की तरह अभी चंदा के साथ बाहर ही खड़ा था। तभी भाई आकर कहता है, अरे आप लोग बाहर ही खड़े रह गए, अंदर आइए। अंदर जयराम की बेटी किसी लड़के के साथ बैठी थी। जयराम ने कहा, शुचि, ये तुम्हारे बड़े पिताजी और बड़ी माँ है। अभी ये मेरी बेटी और मेरे होने वाले दामाद डेविड है। अब अभी के समझ में आ गया कि जयराम ने उसे क्यों बुलाया है। सालों पहले जो गलती उसने की थी, वह गलती उसकी बेटी कर रही थी और वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था। पर लोग तो कहेंगे कि भाई को तो भगा दिया घर से और बेटी को घर पर रखा, तो लोगों का मुंह बंद कराने के लिए उसने मुझको बुलाया है। बहन रोशनी भी आ गई। भाई भाभी कैसे हैं? कहते हुए उसी समय जयराम ने कहा, अभी
हमारी छोटी बहन है, उसकी मदद हम ही कर सकते हैं ना। अभी ने कहा, आगे क्या है, कह दे। जय, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं अभी, रोशनी की ननद की बेटी है, सुंदर पढ़ी लिखी। तुम अपने बेटे के लिए इस रिश्ते को हाँ कह सकते हो ना, क्योंकि रोशनी की ननद उस पर जोर दे रही है कि किसी तरह ये रिश्ता करा दो। कहते हुए अब अपनी बहन के लिए इतना तो कर सकते हो ना। तुम दोनों सोच लो और चलो खाना खाने चलते हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना परोस दिया गया। अभी अपनी पत्नी चंदा के साथ पिछवाड़े में अपनी जगह पर बैठ गया। जयराम ने कहा, क्या है अभी, ऐसे क्यों कर रहे हो? अंदर सबके साथ बैठो ना, हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? अभिराम ने कहा, देख जय, पिछले 15 सालों से मैं जब भी आता था वहीं बैठकर खाता था, तब तुम्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर अमेरिका गया तो तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो तेरी बेटी किसी और कुल के लड़के से विवाह कर रही है तो मुझे अपने में मिलाकर अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है। बस कर, कितना नीचे गिरेगा। मुझे यही अच्छा लगता है और मैं यहीं बैठूंगा। और सॉरी, मैं अपने बच्चे पर अपने विचार नहीं थोपूंगा। उसे जिस किसी भी लड़की को अपना जीवन साथी चुनना है, उसे पूरी स्वतंत्रता है। अब हम चलते हैं। कहते हुए चंदा का हाथ पकड़कर गेट से बाहर निकल जाता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। सच्ची है, स्वार्थ मनुष्य को कितना ही नीचे गिरा दे सकता है। वर्तमान समय में भी कुलों की बात करते हैं। हम तो इंसान के नाम पर धब्बा है। सबको सम्मान समझकर, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आपकी नज़र में क्या अभिराम ने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।